अब देखते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ सेकंड पेपर समाकलन की विधियाँ कितनी होती हैं, ठीक है ना। और समाकलन की उन विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका कुछ रीज़न है। क्या है कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनका आसानी से समाकलन कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं। कौन सी विधियाँ होती हैं? पहली विधि देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है ना। पहली विधि का नाम होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और दूसरी विधि क्या है? आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। ये विधि तब आती है जब हम क्या कहते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लिखी हो, मतलब P/Q के रूप में लिखी गई हो, ठीक है ना। और उसके बाद आता है खंडशः समाकलन, ठीक है ना। खंडशः समाकलन ये आपकी तीसरी विधि। तो तीन विधियों के द्वारा हम अनिश्चित समाकलन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस विधि में स्वतंत्र चर x को t में परिवर्तित करने के लिए x बराबर gt रखते हुए दिए गए समाकलन इंटीग्रेशन fx dx को अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे होते हैं समाकलन जिनको सीधा सीधा हम समाकलित नहीं कर सकते हैं, जिनका समाकलन हम सीधे सीधे नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं 10 किलोमीटर की दूरी है, मान लो कि 10 किलोमीटर की दूरी है और आपको इंची टेप दे दिया जाए कि नाप डालो इसे। तो नापने का मतलब ये हुआ कि आप 1 इंच बाई इंच मापेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा या थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने मीटर का उपयोग किया। अब इसमें अब जो आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर था, तो हमने अगर 100 सेंटीमीटर का एक कोई पैमाना बना लिया, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का कोई एक पैमाना बना लिया और उसके बाद मापेंगे तो वो हमें आसानी होगा। अगर हम मीटर के बजाय उस मीटर का फिर 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करके फिर हम इस 10 किलोमीटर को मापें तो और क्या कहते हैं सुविधाजनक होगा। तो इसी तरह समाकलन में भी सिंपली जब नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे जो वेरिएबल है, मतलब जिसके द्वारा हम मापते हैं, जिसे कोई भी समाकलन है उसको x के सापेक्ष अगर अवकलन कर नहीं पा रहे हैं तो उस चर को हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं किसी दूसरे चर के रूप में, ठीक है ना। और फंक्शन भी उसी के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए इंटीग्रेशन fx dx है। अब मान लीजिए ये है इंटीग्रेशन fx dx। तो अब इसमें करेंगे क्या, हमने ये माना कि x बराबर, ये जो x था हमने इसको मान लिया कि gt के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि अब देखिए x को हमने gt के अकॉर्डिंग चेंज किया तो 100% अब हम परिवर्तित किसके, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम dx मतलब x के सापेक्ष परिवर्तित कर रहे थे। तो ये हमने केवल x को माना है gt, dx तो फिर भी वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस x को भी, अगर x को हम परिवर्तित करके dx को भी परिवर्तित करें तो क्या आएगा, देखिए x बराबर gt है। अगर हम इसका t के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करें, x को t में परिवर्तित करें तो क्या होगा, तो dx ओवर dt, मतलब x का परिवर्तन हमने किया t के सापेक्ष, तो क्या आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये gt भी t के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे कितना आएगा, g डैश t, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, ठीक है ना। अब ये देखिए अगर dt को हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो dx बराबर क्या आएगा, g डैश t और dt। अब देखिए ये फंक्शन क्या बन गया। अब ये फंक्शन देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f, x के स्थान पर हमने gt माना था तो ये gt हो गया। और dx भी चेंज होना चाहिए क्योंकि फंक्शन अगर t के रिस्पेक्ट में है तो dx के सापेक्ष हम उसको माप नहीं सकते। मान लीजिए कि ये जो लंबाई है, ये भी लंबाई है तो मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में माप सकते हैं, लेकिन अगर लीटर में मापना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अब क्या कहते हैं, लीटर को फिर हम मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, मतलब फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग ही हमको पैमाना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर dx क्या हो जाएगा, dx बराबर g डैश t dt। तो यहाँ पर dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, g डैश t dt। इस प्रकार से हल करने पर समाकलन आसान हो जाता है। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसका एंगल है tan इनवर्स x,
डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखिए करते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए हमने tan इनवर्स x को t माना, न कि x को माना। वहाँ पे x को हमने क्या gt माना था। ये समझाने वाली बात है कि फंक्शन में कोई एक जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं, पूरे फंक्शन को नहीं चेंज करते कि पूरा का पूरा फंक्शन ही ले लिया उसको t के बराबर मान लिया। नहीं, कोई वेरिएबल जो होता है उसको हम लेते हैं, और लेने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने tan इनवर्स x को क्या माना, t माना। अब देखिए अगर tan इनवर्स x को हम परिवर्तित कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी जो टू टी का t के सापेक्ष 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बनी, और ये चीज़ यहाँ पे पहले से थी 1/में समथिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको उस फंक्शन में उस राशि को देखना है जिसको मानने से उस फंक्शन में कुछ चीज़ें और हों और वही आ जाए उसका डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। अब देखिए tan इनवर्स x और ये dx का मान अगर इस फंक्शन में हम रखें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x को हमने t माना था तो यहाँ पे t, ठीक है ना। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। dx बराबर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बचा आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। अब देखिए ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कैसे करते थे, क्या आता था माइनस कॉस एक्स। तो वैसे ये भी तो है, टी इसका क्या है फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में है और डिफ्रेंशिएट भी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा इक्वल्स टू माइनस कॉस टी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस में कॉस एक्स, तो वैसे साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, और प्लस में सी एक कांस्टेंट वेरिएबल जोड़ते हैं, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में बताया गया था आपको, ठीक है ना। अब इक्वल्स टू हमारा ये तो आंसर आ गया, बट ये टी के रिस्पेक्ट में आया, लेकिन हमको सवाल किस रिस्पेक्ट में दी गई थी, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको एक्स के रिस्पेक्ट में लाना है। तो हमने टी बराबर क्या माना था, टी बराबर हमने माना था tan इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, टी के स्थान पे tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। एक नोट ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रतिस्थापन की सवाल में टी उसी को माना जाता है जिसका अवकलन करने पर उसी फलन का कोई भाग या पूर्ण भाग मिले। ऐसा अधिकतर सवालों में होता है परंतु सभी में नहीं होता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का कोई ना कोई किसी चीज़ को अगर मान लें, कोई एक भाग को मान लें और कोई दूसरा भाग आ जाए डिफ्रेंशिएट करने पर, यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर सवालों में ऐसा होता है और दिख जाता है। अगर हमको डिफ्रेंशिएट आ रहा है तो वो दिख जाता है, ठीक है ना, कि अगर इसको मानेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना।